ये हमारा डे 1 है, पहला दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश की शुरुआत बिल्कुल यहीं से अगर आप करते हैं तो यहां से आपका बेस बनता है और कभी भी इंग्लिश को सीखने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो ये इंग्लिश का एक फर्स्ट स्टेप है जो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, मेरी ये तमन्ना है। और अगर आप हमारे चैनल पे बार बार आते रहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो की सीरीज को मैं बार बार लगातार आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और जो इन वीडियोस को कॉन्टिन्यूसली सीरियल वाइज देखेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि उसको इंग्लिश को सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है सेंटेंस। देखिए दोस्तों, सेंटेंस कोई भी हो, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, वो दो ही तरह का होता है। या तो वो होगा एक्शन का सेंटेंस और या फिर वो होगा नो एक्शन का सेंटेंस। अब ये एक्शन और नो एक्शन का सेंटेंस क्या होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहां पर देखिए, एक्शन का सेंटेंस वो होता है जो क्रिया का वाक्य हो, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया हो। क्रिया मतलब काम का होना, जैसे चलना, उठना, भागना, दौड़ना, खेलना, खाना, पीना, ये सब क्रिया होती है। वर्ब, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। जैसे सेंटेंस देखिए, तुम बाजार जाते हो, इसमें जाने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। तो एक काम कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात हो रही है। ऐसे ही रवि आम खाता है, रवि के द्वारा आम के साथ क्या किया जाता है? खाने का काम किया जाता है। चलना, उठना, पढ़ना, देखना, सोना, भागना, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं वर्ब्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं क्रियाएं। तो किसी सेंटेंस के अंदर अगर कोई क्रिया आपको मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि वो सेंटेंस एक्शन का सेंटेंस है। बट हमारा जो बेस है, इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से शुरुआत जब हम करते हैं तो हमें ऐसे सेंटेंसेस को नहीं सीखना चाहिए जो एक्शन होते हैं। हमें इंग्लिश को सीखने के लिए स्टार्टिंग यहां से नहीं, यहां से करनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो शुरुआत यहां से करते हैं। आप बाजार से किताबें लाते हैं और टेंसेस को सीखना शुरू कर देते हैं। बेस यहां से नहीं, बेस तो यहां से बनेगा। और यही है मेरा आज का आधार टॉपिक बेसिक, जो कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। नो एक्शन सेंटेंसेस पे जरा गौर करिए। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्रिया नहीं होती, यानी कि बिना क्रिया का वाक्य, वो होता है नो एक्शन सेंटेंस। इसमें वर्ब नहीं होती, इंग्लिश में बोलते हैं विदाउट वर्ब सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखिए, तुम बाजार में हो। अब यहां पर तुम्हारे द्वारा बाजार में किसी काम के होने की बात हो रही है? नहीं हो रही। सिर्फ एक बात कही है कि तुम बाजार में हो, एक स्थिति बता दी कि बाजार में होने की स्थिति है। किसकी? तुम की। रवि मेरा दोस्त है, एक स्टेटमेंट है कि रवि कौन है? मेरा दोस्त है। लेकिन रवि के द्वारा किसी काम के होने की बात तो नहीं हो रही ना। लेकिन यहां पर तुम के द्वारा बाजार जाने की बात हो रही है, रवि के द्वारा आम खाने की बात हो रही है। इसीलिए ये होते हैं एक्शन सेंटेंसेस और ये होते हैं नो एक्शन सेंटेंसेस। अब आपको पता चला, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, वो या तो एक्शन होगा और या वो नो एक्शन होगा। यहां तक पहुंच गए? चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि मोस्टली पीपल क्या करते हैं, वो एक्शन सेंटेंसेस से इंग्लिश को बोलने की या सीखने की शुरुआत करते हैं और फेल हो जाते हैं। और दुनिया में आज तक लोग यही वीडियो बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि इंग्लिश को कैसे सीखा जाए, कैसे सीखा जाए। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे ना, तो इसका आंसर आप वीडियो के एंड में खुद कॉमेंट करके मुझे बताएंगे कि सीखने का तरीका ऐसा कैसे सही है। ठीक है, एक्शन देखिए, क्रिया का वाक्य ऐसा होता है। इस पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जब भी आप किसी भाषा को, किसी लैंग्वेज को सीखते हो, ये जो वर्ल्ड है आप देख रहे हो ना, ये मैंने गोला बनाया है, ये एक वर्ल्ड है। ठीक है, इसमें जितने भी लोग इस वक्त इंग्लिश में बात कर रहे हैं, किसी भी भाषा में बात कर रहे हैं, तो वो 97% लोग हैं जो कि आप क्या कर रहे हो, तुम कहां सो रही हो, तुमने खाना खाया, उसने मुझे पढ़ाया, आप बच्चों को कहीं ले जा रहे हो, यानी कि चलना, पीना, खाना, उठना, यही बातें हर सेंटेंस में हो रही होती है। और हम जब किताब बाजार से खरीद के लाते हैं तो वहां भी चलना, उठना, भागना, दौड़ना होता है। और इसी वजह से हम इंग्लिश नहीं सीख पाते। 97% लोग सिर्फ क्रिया के वाक्य बोलते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, इस दुनिया में 3% ऐसे वाक्य होते हैं जो बिना क्रिया के वाक्य होते हैं, और जिसका जिक्र अक्सर इंग्लिश टीचर्स यूट्यूब पर नहीं कर पाते और बच्चे वंचित रह जाते हैं इस नो एक्शन सेंटेंसेस से। आज हम आपको नो एक्शन सेंटेंसेस के बिल्कुल जड़ से इसको सीखना सिखाएंगे। राइट, तो देखिए, बिना क्रिया का वाक्य कितने परसेंट है? 3%। इस दुनिया में सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जो नो एक्शन में बात कर रहे होंगे अभी। और अगर अभी आप देखें तो 97% पूरी दुनिया जाने, आने, खाने, पीने की बात कर रही होगी। यानी कि हम अगर ये देखें कि जो 3% है, इसको हम पहले अगर सही से सीख लें और अपने बेस को सही कर लें, तो मैं दोस्तों गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से और बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। और हमारा बेस इतना मजबूत होगा कि आने वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश के, वो हमें बिल्कुल टिप टॉप समझ में आने लग जाएंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि सेंटेंस चाहे वो एक्शन का हो और चाहे वो नो एक्शन का सेंटेंस हो,
सिर्फ 6 ही तरीके से बोला सुना समझा जा सकता है। आप यहां पे देख सकते हैं, सेंटेंस कोई भी हो, सिर्फ 6 ही तरीके से लिखा, बोला और सुना जा सकता है, चाहे वो नो एक्शन सेंटेंस हो, चाहे वो एक्शन सेंटेंस हो। देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहां पर एक्शन सेंटेंस को देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिया, मीना खेलती है। अब इसका सेकंड सेंटेंस जब हम बनाएंगे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे उर्दू हो, मराठी हो, कोई भी भाषा आप सीख रहे हो, जब आप इस वाक्य को बोलेंगे तो इसको सिर्फ 6 ही तरीके से बोल पाएंगे, सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। मीना नहीं खेलती है, ये इसे बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। क्या मीना खेलती है, ये होता है इंटरोगेटिव। क्या मीना नहीं खेलती है, ये होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। और मीना क्यों खेलती है, ये होती है WH फैमिली का सेंटेंस। मीना क्यों नहीं खेलती है, ये होता है WH फैमिली नेगेटिव का सेंटेंस। तो यहां पर सेंटेंस देखा मैंने 6 तरह से आपको बताया, इसके अलावा इसको आप 7वें तरीके से बना ही नहीं सकते। अगर आप ये कहते हैं कि मीना कैसे खेलती है, तो कैसे भी तो WH फैमिली का ही वर्ड है जिसे हम हाउ बोलते हैं, वैसे ही इस क्यों को हम बोलते हैं व्हाई। तो ग्रामर में छोटे मोटे चेंज होते रहते हैं, वर्ड्स के चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के सिर्फ यही 6 टाइप बनेंगे। 7वां टाइप इस दुनिया में ना तो है ना आप ढूंढ पाओगे। सेम उसी तरह से यहां पर देखें, सेंटेंस है आप घर पर हो। सेकंड सेंटेंस बनाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। थर्ड जब बनाएंगे तो आप इसमें क्या लगाओ। जब आप फोर्थ बनाओगे तो क्या लगाकर यहां पर नहीं लगाएंगे, तो बनेगा क्या आप घर पर नहीं हो। आप घर पर और हमने यहां लगाया क्यों, आप घर पर क्यों हो और आप घर पर क्यों नहीं हो। कहने का मतलब है अगर आप इस ढांचे को किसी भी सेंटेंस में लगा दोगे, वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली 6 टाइप का बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आप मेरे दोस्त हो। अब इस सेंटेंस को देखो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त नहीं हो। क्या आप मेरे दोस्त हो, क्या आप मेरे दोस्त नहीं हो। आप मेरे दोस्त क्यों हो, आप मेरे दोस्त क्यों नहीं हो। तो ये जो मैंने गोले बनाए हैं ना, इसको आप किसी भी सेंटेंस में लगा दो, वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली 6 टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी था, समझ में आया। सेंटेंस कोई भी हो 6 तरह का होगा, ये पता चल गया। कोई भी सेंटेंस हो वो 2 ही तरह का हो सकता है, एक्शन का या नो एक्शन का। यहां तक भी समझ में आया। अब मैं बताता हूं कि सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने से पहले, इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर किसी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हम एक्शन सेंटेंसेस की वीडियो जरूर बनाएंगे और आपको जरूर सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम नो एक्शन सेंटेंसेस को पूरा करेंगे, जिसे बोलते हैं बिना क्रिया के वाक्य को। लेकिन सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले इस बेस को आप समझ गए ना, तो समझ लीजिए आज आपके ये जो मिनट आपने मेरी वीडियो को देखने में लगाया ना, समझ लो आपके ये वसूल हो गए। क्या सीखना है आपको, ध्यान से देखिए। नो एक्शन के अंदर आपको यह समझना चाहिए कि एक वाक्य में क्या क्या होता है। मम्मी चाय बनाती है ना, कभी चावल बनाती है ना, तो क्या बोलते हैं आज क्या बनाए, आज बनी है घिया, या आज बनी है लौकी, या आज बने हैं कद्दू। लेकिन सच बताऊं, घिया या लौकी या कद्दू नहीं बनता, साथ में मसाले भी बनते हैं और साथ में नमक भी पड़ता है। ऐसे ही चाय बनती है तो खाली चाय नहीं बनती, चाय का समावेश होता है पूरा, उसमें चीनी, चाय की पत्ती, अदरक सब कुछ मिलाकर फिर एक चाय बनती है। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस होता है ना, वो अकेला 1-2 शब्द का नहीं होता, इसीलिए ग्रामर को सीखना पड़ता है क्योंकि वो वास्ट होती है। और ऐसे ही यहाँ पर नो एक्शन सेंटेंसेज में आपको 4 बातों का ध्यान रखना है, जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कोई भी सेंटेंस हो उसमें एक सब्जेक्ट जरूर होगा, लेकिन आप कैसे पहचानोगे। देखिए, अगर आप बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को सीख रहे हैं तो आप इसको वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए। सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, किसी नाम यानी कि किसी का नाम होगा या जिसके बारे में बात हो, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। दूसरा होता है टाइम ऑफ वर्ड्स, जैसे है, हूं, हो, था, थे, थी, होगा, होगी, होंगे। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में हो तो आप उससे पता लगा लेते हो कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। एग्जांपल मैं अभी आपको सब दूंगा, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जब कोई क्रिया करता है तो क्रिया किस पर कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं नो एक्शन की, लेकिन नो एक्शन में भी ऑब्जेक्ट होता है और उसको पहचानने का तरीका क्या होता है। दूसरा होता है टाइम ऑफ वर्ड्स, जैसे है, हूं, हो, था, थे, थी, होगा, होगी, होंगे। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में हो तो आप उससे पता लगा लेते हो कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। एग्जांपल मैं अभी आपको सब दूंगा, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जब कोई क्रिया करता है तो क्रिया किस पर कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं नो एक्शन की, लेकिन नो एक्शन में भी ऑब्जेक्ट होता है और उसको पहचानने का तरीका क्या होता है वो सुनिए। कहता है सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को छोड़कर, अगर किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट हो और टाइम ऑफ वर्ड हो, दोनों को छोड़ दो, सब्जेक्ट को छोड़ दो और टाइम ऑफ वर्ड को छोड़ दो, बाकी जो कुछ भी बचेगा वो सब क्या होगा, बाकी जो कुछ भी बचता है वो क्या होता है, वो सारा ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ये रे सेंटेंसेस अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। यहां पर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ये एग्जाम्पल्स है दोनों के दोनों, ठीक है।
अब लास्ट में सेंटेंस के क्या होता है, ये जो पूर्ण विराम है ना, यही होता है इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं। ये वाक्य के अंत की निशानी होती है। किसी भी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लग जाता है, समझ लीजिए सेंटेंस एंड हो गया है। लेकिन जब कॉमा लगा होता है तो एंड नहीं होता, सेंटेंस आगे भी होता है, पता है ना आपको। चलिए अब देखिए, सेंटेंस है दो ये हमारे सामने। अब इन सेंटेंसेस में से हम सब्जेक्ट को, टाइम ऑफ वर्ड को, ऑब्जेक्ट को और फुल स्टॉप को, चारों को छांट के दिखाएंगे। बड़े ध्यान से देखना, बेस यहीं से शुरू होता है। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, रोहन मेरा भाई है, ये सेंटेंस लिखा है। अब देखिए समझने की बात क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, बताया जा रहा है मेरा भाई है, लेकिन कौन, मेरा भाई कौन है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है इस रोहन की, रोहन के बारे में बात हो रही है। और फिर नाम भी है, किसी का नाम या जिसके बारे में बात हो। तो रोहन क्या है, रोहन हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। रोहन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ वर्ड क्या है इसमें लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इज एम आर का यूज होगा। तो हम है हूं से आइडिया लगा लेते हैं कि सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान सेंटेंस है। यहां तक समझ में आ गया, ओके आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहता है सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो मैं होता हूं। अब देखो, सब्जेक्ट को छोड़ो, रोहन को, उसके बाद टाइम ऑफ वर्ड को, है को छोड़ दो, बीच में क्या बचा, मेरा भाई। बीच में बचा क्या, मेरा भाई। ये जो बीच में बचा है मेरा भाई, यही तो है ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मेरा भाई क्या है, मेरा भाई जो है ये है ऑब्जेक्ट आपका। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट को छोड़ा, रोहन को और है को, इन दोनों को छुपा लो, आपको जो दिखाई देगा वो क्या है, मेरा भाई, यही है ऑब्जेक्ट। ऐसे छांट लिया आपने। और मैं आपको बता दूं, ये जो पूर्ण विराम होता है यही होता है फुल स्टॉप, और ये वाक्य के अंत की निशानी होती है। आई होप कि आपको ये चारों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे दूंगा। आप उसमें से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ वर्ड छांटेंगे। और अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो बिल्कुल जीरो से, सुई की नोक से आपको इंग्लिश को सिखाना शुरू करूंगा और तलवार बना दूंगा आपको, जिस पे पड़ी तो वो खल्लास। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं यहां पर एक सेंटेंस का एग्जांपल और दे रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। सेंटेंस क्या है, देखिए, रोहन की बहन का लड़का चोर है। अब यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कहां पर है, आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो सच में आपको अभी तक की क्लास तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको हेल्प करता हूं। रोहन की बहन का लड़का चोर है, इस सेंटेंस में देखा आपने। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, आप शुरू से शुरू हो जाते हो। अरे नहीं भाई, शुरू से शुरू मत हो, आप लास्ट से शुरू हो जाओ। सबसे पहले ये क्या है, ये हमारा फुल स्टॉप है, यानी कि जो पूर्ण विराम है ये हमारा फुल स्टॉप है। उसके बाद ये है लगा हुआ है से ये क्या है क्या है हमारा, है टाइम ऑफ वर्ड है। ये क्या है, हमारा टाइम ऑफ वर्ड है। तो हमें पता है यहां पर क्या लग सकता है, इज, एम या आर में से एक चीज तो लगेगी। ओके, हमें छांटना क्या है, सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट छांट सकते हैं क्या, नहीं। अब हमें सब्जेक्ट का पता करना है। पता कर लो बस, क्या चोर है, बस ये पता कर लो, ये जो चोर है ना ये कौन है। आप जब कौन लगा देते हो ना तो आपका सब्जेक्ट निकल के आ जाता है। कौन लगा दो, सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। चोर कौन है, रोहन। क्या रोहन चोर है, नहीं। क्या रोहन की बहन चोर है, नहीं। क्या रोहन की बहन का लड़का चोर है ना, तो ये जो लड़का है ना ये सब्जेक्ट नहीं है, लड़का चोर है। लड़का किसका है, बहन का लड़का। बहन किसकी है, रोहन की। तो ये पूरा सेंटेंस रोहन से लेकर और लड़का तक, ये पूरा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हम यहां पर लिखेंगे रोहन की बहन का लड़का। रोहन की बहन का लड़का, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट है यहां तक, रोहन से लेकर लड़का तक। ठीक है, अब आप सोचो कि रोहन की बहन के लड़के को मैं छुपा लूं और वहां पर उस है को छुपा दूं। अब बीच में क्या बचा, बीच में आप कहोगे सर बीच में एक ही चीज बची और वो है चोर। और ये जो चोर वर्ड है ना, सिर्फ ये चोर वर्ड ही ऑब्जेक्ट है। यहां तक आपको अगर समझ में आ गया आज की इस वीडियो में, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी भी लगी होगी और वीडियो समझ भी आ रही होगी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अगर आपने यहां तक वीडियो को समझ लिया है सही से, तो अब क्या है, अब आपको सेंटेंस की ना इंग्लिश बनानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बिल्कुल बेसिक से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये टेबल नंबर 1 बहुत जरूरी है। इसके बिना तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। आप ये कतई मत सोचना कि आप इंग्लिश को बोलने लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे आप इंग्लिश को। सॉरी, थोड़ी सी यूपी का हूं तो यूपी की थोड़ी भाषा निकल जाती है। ठीक है, यहां पर देखिए टेबल नंबर 1। अब टेबल नंबर 1 को ध्यान से समझिए। आई का मतलब क्या होता है, मैं। माई का मतलब मेरा। मी का मतलब मुझे, पता होना चाहिए आपको। यू का मतलब तुम या आप लगा लो।
योर का मतलब तुम्हारा, या फिर आप बोल सकते हो आपका, यू मतलब तुम्हें। यहां तक समझ आया। उसके बाद देखिए वी का मतलब हम यहां पर, और का मतलब हमारा, अस का मतलब हमें। उसके बाद दे का मतलब वे। अब ये दे को थोड़ा सा समझा देता हूं। दे मतलब वे मतलब बहुत ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग, तो इसीलिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है सब, ध्यान रखिए। देयर मतलब उनका, ये भी ज्यादा होते हैं। देम मतलब उन्हें मतलब ज्यादा लोगों को। उसी तरह से ही, शी, इट। अब ये ही किसके लिए लगता है मैं आपको बताऊं, ही लड़के के लिए लगता है। अगर वहां एक लड़का खड़ा है, मैं बोलूं वह एक लड़का है, तो मैं ही का यूज करूंगा, ही। ठीक है, इंग्लिश आगे सिखा दूंगा, ही इज अ बॉय, ये आगे सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, वैसे ही वहां कोई लड़की खड़ी है, मैं बोलूं वह एक लड़की है, तो वह के लिए मैं यहां पर इंग्लिश बोलूंगा तो मैं शी लगाऊंगा। तो शी लगता है किसके लिए, गर्ल के लिए, और ही लगता है बॉय के लिए। और इसी तरह से हिज, हिम और हर का यूज करते हैं लड़कियों के लिए। अब इट जो होता है वो क्या है, यह। अगर आप बोलते हो यह एक मार्कर है, या मैं बोलूं यह एक पेन है, तो मैं बोलूंगा इट इज अ पेन, या फिर दिस इज अ पेन, जो भी है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, तो इट ये लेकिन कब लगता है, ये लगता है निर्जीव चीजों के लिए। किसके लिए लगता है, जो निर्जीव चीजें होती हैं, यहां पे लिखते हैं निर्जीव के लिए। ये निर्जीव चीजों के साथ लगता है इट। इट्स का मतलब होता है इसका, और इट मतलब इसे। ये टेबल आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कुछ वर्ड्स ना सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये वाला यू सिमिलर है किससे, ये वाला यू बिल्कुल सिमिलर है इस वाले यू से। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेंटेंस के शुरू में आता है और वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। ये सब ट्रिक्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, वैसे ही आप देखो यहां पर एक ये हर और ये वाला हर दोनों सेम है, तो आप कहोगे कि सर पता कैसे चलेगा कौन से हर की बात हो रही है। सब कुछ सीखोगे, बस इस क्लास में आ जाओ, मिलाप गुप्ता सर की क्लास में आ जाओ, सब कुछ आप सीख जाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, इसी तरह से एक ये इट और दूसरा इट, ये दोनों इट एक जैसे हैं, तो कैसे पता लगाओगे कौन से इट को लगाएं। ये कंफ्यूजन आपके मन में आ रही होगी इस टेबल को देखने के बाद, लेकिन नहीं, आप सिर्फ टेबल को याद कर लो, जितना बोला है उतना कर लो। टेबल को सिर्फ इतना याद कर लो ना, आगे का काम मेरा है ना, मेरे पे भरोसा करते हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, और वीडियो को लाइक करो, और बस थाम के बैठ जाओ दिल, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आप ये सब सीखने वाले हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं टेबल नंबर 2 की तरफ। तो क्योंकि आपने सब्जेक्ट तो सीख लिया, लेकिन अब आपको एक और चीज सीखनी है, टाइम ऑफ वर्ड को किस तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई। यहां पर टाइम ऑफ वर्ड्स हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, ये दे रखे हैं। टेबल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ये रहे हमारे सब्जेक्ट्स। अब हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट में एम लगाते हैं या हैव लगा सकते हैं, पास्ट में हम वॉज और हैड को लगाते हैं, फ्यूचर में विल बी या विल हैव को लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप हमारी क्लासेस में आते जाएंगे ना, आप एक एक चीज बारीकी से सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यू के साथ हम आर का और हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हम वर का और हैड का यूज कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए हम विल बी और विल हैव का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नो एक्शन की, ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, वी के साथ हम आर और हैव। इसी तरह से आप इस टेबल का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सही से देख लेना, समझ लेना आज इस वीडियो को खत्म होने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टेबल का यूज करके सीख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ किस पोजीशन में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन कौन सी टाइम ऑफ वर्ड्स को लगाया जाता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। लोग इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में, नो एक्शन सेंटेंसेस में जब वर्ब ही नहीं है तो हेल्प किसकी करेंगे, तो इसलिए मैं इन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलता ही नहीं हूं, मैं इन्हें बोलता हूं टाइम ऑफ वर्ड्स। ये समय की सूचना देने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया। चलिए अब चलते हैं टेबल नंबर 3 की तरफ। जब आप सेंटेंस को बनाने की कोशिश